अच्छा देखो, रेस्पिरेशन जो है ना ये दो तरह की होती है। एक तो जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, वो एक फ़िज़िकल प्रोसेस होता है, मतलब कि हम इनहेल करते हैं एयर और ऑक्सीजन उसमें से फ़िल्टर आउट हो जाती है, वो हमारे लंग्स यूज़ कर लेती है हमारी बॉडी, और जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेस एक्सहेल हो जाती हैं ना। तो वो तो फिज़िकल प्रोसेस है। लेकिन दूसरी तरह की रेस्पिरेशन होती है सेलुलर रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन जो है ना ये केमिकल प्रोसेस होता है, और ये होती कहाँ पे, हमारे सेल के अंदर होती है। इसके कुछ स्टेप्स जो है ना वो साइटोसोल में होते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो ऑर्गेनेलीज़ के अलावा जो हिस्सा है साइटोप्लाज्म का, उसको कहते हैं साइटोसोल। और कुछ स्टेप्स इसके जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ स्टेप्स जो हैं वो मैट्रिक्स में होते हैं, और कुछ स्टेप्स उसकी इनर मेम्ब्रेन यानी वो क्रिस्टी जो बनी होती है ना अंदर फोल्ड्स, उनमें होते हैं कुछ स्टेप्स इसके ना। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में बेसिकली होता ही है कि हमारे पास जो ग्लूकोज है ना उसकी ब्रेक डाउन होती है। ग्लूकोज जो होता है ना वो उसकी ब्रेक डाउन होती है। अब ग्लूकोज़ की ब्रेकडाउन ना दो तरह से हो सकती है। अब इसकी ब्रेकडाउन एक एनारोबिक भी हो सकती है और एक एरोबिक भी हो सकती है। एनारोबिक वो जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो, तब इसकी जो ब्रेकडाउन होगी उसको एनारोबिक कहेंगे। और जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगी ना तो तब जो इसकी ब्रेकडाउन होगी उसको एरोबिक कहेंगे। तो अब एनारोबिक जो है ना, और दूसरी जो है वो है एरोबिक। अब जो एनारोबिक है ना ये बहुत कम एटीपी प्रोड्यूस करती है, ये एटीपी 2 एटीपी टोटल प्रोड्यूस करती है। और जो एरोबिक है ना ये प्रोड्यूस करती है 36 एटीपी। ये यूकेरियोट्स में 36 और प्रोकैरियोट्स में ये प्रोड्यूस करती है 38 एटीपी। वो इस वजह से, वो बाद में बताता हूँ, उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती तो फिर इसको 2 एटीपी यूज़ नहीं करते पड़ते, इस वजह से प्रोकैरियोट्स में जो है ना वो 38 एटीपीज़ होते हैं। और अब ये कम क्यों प्रोड्यूस करती है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लूकोज की ना वो जो ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज की यहाँ पे वो इनकम्प्लीट होती है, और यहाँ पे जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है ना वो होती है कंप्लीट। अब ये जो दोनों रेस्पिरेशंस है ना इनमें जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप वो कॉमन होता है, मतलब दोनों में सेम होता है। अब ये वाली रेस्पिरेशन तब होगी जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। ये रेस्पिरेशन तब होगी जब हमारे पास ऑक्सीजन है। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है ना इन दोनों का, वो अगर हमारे पास ऑक्सीजन होगी फिर भी हो सकता है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी फिर भी हो सकता है। ये होता है फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो ग्लूकोज होता है वो, उसकी ब्रेकडाउन होती है 2 पायरुवेट्स में। 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं ग्लूकोज से। और यहाँ पे ये प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे इसकी होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे, कि हमें पता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, और ये हाइड्रोजन जाते हैं क्या कहाँ पे, जो NAD होता है ना हमारे पास उसमें ये ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे NAD के साथ H ऐड होता है और हमारे पास बन जाता है NADH। और ये दो दो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं इसके, क्योंकि 2 पायरुवेट्स बनने हैं ना, तो इस वजह से 2 मॉलिक्यूल्स, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट को बनेंगे और 2 ही NADH भी बन जाएंगे। अभी जो ये स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, इससे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि एरोबिक हो रही है या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, क्योंकि ये दोनों का कॉमन स्टेप है, ये स्टेप होना ही है। और ये स्टेप जो है ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसके टोटल जो है ना वो 10 स्टेप्स होते हैं। अब ना हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस है उसके रिजल्ट में हमारे पास ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर 2 पायरुवेट्स मिल गया। अब ये जो 2 पायरुवेट्स के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे ना इसकी आगे प्रोसेसिंग 3 तरीक़ों से हो सकती है। उसमें से जो 2 तरीके हैं ना वो हैं एनारोबिक के, और जो एक तरीका है वो है एरोबिक का। अब इसके 2 तरीके जो हैं वो, ये फर्स्ट कर देते हैं, इसको सेकंड, और इसको जो है ना वो थर्ड। तो अगर इस पायरुवेट की ऑक्सीडेशन हो जाए, तो जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये होगा एरोबिक। अगर इसकी हो जाए हमारे पास रिडक्शन, सिंपल रिडक्शन हो जाए, तो ये हमारे पास क्या होगा, एनारोबिक। और यहाँ पे भी ना इसकी रिडक्शन हो जाए अगर, तो ये भी होगा हमारे पास एनारोबिक। अच्छा, अब जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी ना तो ये एरोबिक पाथवे होगा, हमने इसको ज़्यादा आगे डिस्कस करना है, इसके काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। और उन्हीं स्टेप्स में ना एक आगे आके आ जाता है हमारे पास क्रेब्स साइकिल, ठीक है। और जो ये रिडक्शन है ना ये जो है ह्यूमंस में भी होती है,
और इसके अलावा ये जो है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जैसे यीस्ट में भी हो जाती है। अब ह्यूमंस में जो है ना वो कैसे होती है, ह्यूमंस में जो है ना वो सिंपल रिडक्शन होती है, और जब इसकी रिडक्शन होगी ना तो हमारे पास क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। और जब इसकी ना ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं इसमें इसकी रिडक्शन के साथ ही साथ इसकी डीकार्बोक्सिलेशन भी होती है। अब डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यानी इसमें से रिडक्शन क्या होगी, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ इसमें से क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ ऐड होगा। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में क्या होगा, यहाँ पे इसमें से जो हाइड्रोजन है ना वो रिमूव होगा, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब ये जो एनारोबिक है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसके लिए कोर वर्ड यूज़ होता है फर्मेंटेशन। और जब हमारे पास लैक्टिक एसिड बनता है ना तो इसको क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अच्छा, जो यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होती है ना, जो इसकी ब्रेकडाउन, जो इसकी फर्मेंटेशन होती है, उसको हम कहते हैं, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जब इसकी रिडक्शन और डीकार्बोक्सिलेशन होती है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास बनता है इथेनॉल। इथेनॉल क्या है, लास्ट में OL लिख रहे हैं ना, तो OL वाले क्या होते हैं, अल्कोहल्स होते हैं। तो इथेनॉल एक अल्कोहल है। ये कौन सा अल्कोहल है, वही जो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ये वो अल्कोहल है। तो ये बनता किस में है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, जैसे यीस्ट वगैरह में। तो इसीलिए यीस्ट को जो है ना वो यूज़ करते हैं ये शराब वगैरह बनाने के लिए, सही। अच्छा, और यहाँ पे जो इसकी फर्मेंटेशन होगी ना, इसको क्या कहेंगे, क्योंकि अल्कोहल बन रहा है इसके नतीजे में, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहेंगे इसको। अच्छा, अब ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ पे होती है, ये मैंने बताया था ह्यूमंस में होती है। और ह्यूमंस में कहाँ पे होती है, ये होती है ह्यूमंस के मसल्स में। मसल्स में कब होती है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो एरोबिक रेस्पिरेशन तो हो रही होती है, लेकिन वो हमारी नीड्स को पूरा नहीं कर रही होती, जितनी हमें एनर्जी चाहिए होती है वो पूरा नहीं कर रही होती। तो फिर साथ साथ ये जो है ना लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी होती है, जिसकी वजह से मसल्स में हमें ना कुछ पेन फील होता है बाद में। जब तक वो लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में बना रहता है ना, तो हमें जो है ना वो पेन फील होता रहता है। जब ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है वापस, तो फिर हमें वो पेन फील होना बंद हो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या बनेगा, इसकी मैं हमने लंबी बात करनी है, लेकिन इधर सिंपल बता देता हूँ। जैसे इसकी ऑक्सीडेशन होती है ना पायरुवेट की, तो हमारे पास कोएंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमारे पास बन जाते हैं, ठीक है। इस पर हम बात करेंगे पूरी, और इसको जस्ट अब देख लेते हैं कि सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होती है ना। अब फार्मूलाज देख लेते हैं कि ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ये तो सबको पता है। अब इसकी जब ऑक्सीडेशन हुई है तो मुझे ये बताओ यहाँ से क्या क्या निकलेगा। 2 हाइड्रोजन जो है ना वो NAD के साथ ऐड हुए, 2 मॉलिक्यूल्स NAD के, तो क्या बन गया NADH। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे यूज़ हो गए, 2 हाइड्रोजन माइनस करो 10 हो गए, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लूज़ हो गए, तो कितने हाइड्रोजन रहेंगे, 8 हाइड्रोजन। और जो पायरुवेट मॉलिक्यूल होता है ना, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, इसमें 3 कार्बन होते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C3H, कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन, 8 यानी कि अभी हम लोग यहाँ पे 4 लिखते हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3। और इसके कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, एक ग्लूकोज से इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो अब टोटल इसमें देख लो कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन भी पूरे हैं, कार्बन भी पूरे हैं, सिर्फ क्या रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन, क्योंकि इसकी हुई थी ऑक्सीडेशन। कितने हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं, 4 हाइड्रोजन रिमूव हो गए। अब हमारे पास ये जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल है C3H4O3, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब जब इसकी रिडक्शन होगी यहाँ पे लैक्टिक एसिड में, हम लोग देखते हैं जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी, इसकी जब रिडक्शन होगी, तो रिडक्शन में क्या होता है, अब मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये होता है NAD में कन्वर्ट होता है। तो रिडक्शन में क्या होगा, इसका ऑपोजिट ही होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो NADH जो है ना वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किस में, NAD में। और हमारे पास जो हाइड्रोजन होंगे ना 2 NADH होंगे, और 2 NAD में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें से एक NAD में से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पे 2 हैं, तो इनमें से कितने, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। तो दोनों हाइड्रोजन जाके कहाँ पे ऐड हो जाएंगे, पायरुवेट में। तो पायरुवेट हमारे पास लैक्टिक एसिड, हमारे पास इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, C3। अब हाइड्रोजन हमारे पास कितने ऐड हो, 2 ऐड हो गए ना, तो क्या बन जाएगा, C3H6O3, ठीक है। ये हमारे पास लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला। और जब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन भी हुई है,
यानी कि हाइड्रोजन ऐड भी है, साथ में डीकार्बोक्सिलेशन भी हुई है। तो डीकार्बोक्सिलेशन से हमारे पास कार्बन भी रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन भी रिमूव हुई है, तो इथानॉल जो हमारे पास बनेगा इसका फॉर्मूला बन जाएगा इथानॉल का। यहाँ पे लिखते तो C2H5OH। और इथानॉल बनने से पहले हमारे पास एसिटल्डिहाइड भी बनेगा, एक अल्डिहाइड होता है वो बनेगा, उसके बाद हमारे पास जो है ना वो इथानॉल बन जाएगा, C2H5OH बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे कार्बन हमारे पास कितने हो गए, 3 थे, यहाँ पे 3 से 2 हो गए, कार्बन भी रिमूव हो गए यानी कार्बन कम हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे कितने हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया। और हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 6 थे, तो वो 6 ही हो गए, क्योंकि 6 थे, ये देखो यहाँ पे 4 थे ना, तो 6 हो गए, यानी रिडक्शन हुई थी, 2 हाइड्रोजन हमारे पास ऐड हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब ना अगर हम इनका टोटल पाथवे देखेंगे, किस प्रोसेस का कौन कौन सा पाथवे है, तो स्टार्ट कहाँ से होता है, पहले हम लोग देख लेते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसका पाथवे क्या होगा कि ग्लाइकोलाइसिस होगी, ग्लूकोज 2 पायरुवेट में ब्रेक डाउन होगी, फिर उसके बाद रिडक्शन होगी, रिडक्शन के नतीजे में हमारे पास लैक्टिक एसिड बन जाएगा। अब इसमें हमारे पास जो है वो ATP कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, तो ATP प्रोड्यूस होते हैं इस स्टेप में, जब ग्लूकोज 2 पायरुवेट्स में ब्रेक डाउन होती है ना जब, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ATPs प्रोड्यूस होते हैं। नेट प्रोडक्शन ATP की यहाँ पे होती है 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें कि ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसमें क्या प्रोसेस होगा, पहले ग्लाइकोलाइसिस होगी, ग्लूकोज 2 पायरुवेट में ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद रिडक्शन होगी और डिकार्बोक्सिलेशन होगी, और फिर हमारे पास इथेनॉल बन जाएगा। तो यहाँ पे कोई ATP प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन वो ATP जो प्रोड्यूस होती है वो ग्लाइकोलाइसिस में होती है। यहाँ पे जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है 2 पायरुवेट्स में 2 ATP प्रोड्यूस होती है। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें हमारे पास कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं, 2 ATP, और वो ATP कौन से स्टेप में प्रोड्यूस होते हैं, फर्स्ट स्टेप जो कि है ग्लाइकोलाइसिस, उसी में ही प्रोड्यूस हो जाते हैं, उससे आगे कोई ATP प्रोड्यूस नहीं होता। तो एनारोबिक में ATP यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसको देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होती है। ये जो 2 पायरुवेट्स में जो बने होते हैं ना ग्लूकोज से, इसकी हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है, तो ऑक्सीडेशन जब होगी तो हमारे पास एरोबिक होगी और एसिटाइल कोएंजाइम A बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल इसके बन जाएंगे। ठीक है, जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी, अब हम इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं जो कि है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यही ग्लाइकोलाइसिस ही होगा। अब हम इस ग्लाइकोलाइसिस को, मैंने आपको बताया था कि इसके कितने स्टेप्स होते हैं, 10 स्टेप्स। अब इसके हम 10 स्टेप्स को देखते हैं। उससे पहले ना आपको एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स बता देता हूँ। कुछ स्टेप्स होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के, इसके टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें हमारे पास सबसे पहले आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस ही होगा। जो सेकंड स्टेप होता है ना वो हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, जिसके नतीजे में बनेगा पायरुवेट, उसकी ऑक्सीडेशन। और जो थर्ड स्टेप होता है वो हमारे पास होता है क्रेब्स साइकिल। इसको हम कह सकते हैं TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और इसके अलावा इसका नाम एक और नाम है, वो है सिट्रिक एसिड साइकिल। एक ही चीज़ के 3 नाम है। और ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, इसका एक और नाम होता है लिंक रिएक्शन। अच्छा, जो फोर्थ स्टेप है ना इसका, वो होता है रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, अब इन सब की ना लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सा रिएक्शन, ये वाला कौन सा स्टेप कहाँ पे होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस मैंने आपको पहले बताया कि ग्लाइकोलाइसिस तो होता है सिंपल साइटोसोल में। देन हमारे पास जो क्रेब्स साइकिल है ये हमारे पास होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। और जो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट है ये भी सेम हमारे पास कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। लेकिन जो रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना, ये हमारे पास होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम कह सकते हैं कि क्रिस्टी में होती है। अच्छा, अब इनको याद रखने का तरीका क्या है कि ये सारी कहाँ पे होती हैं। इसका सबसे बहुत ही एक इजी तरीका है, आप याद रख लो PFOK। ठीक है, और साथ में आप याद रख लो रॉक, ROC। P से क्या होता है, प्रोटीन्स मेटाबॉलिज्म। इससे क्या होता है, F से क्या होता है, फैट्स मेटाबॉलिज्म। O से क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट।
के से क्या होता है क्रेब्स साइकिल। अब ये जो चारों चीज़ें हैं, ये जो चारों प्रोसेसेस हैं, ये कहाँ पे होंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। और ये जो लास्ट वाली तीनों चीज़ें हैं, इनके नाम बता देता हूँ। ये है रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये होती। ये है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ये जो लास्ट वाला सी है, ये मुझे भूल गया मैंने किस लिए याद किया था, लेकिन ये भी कुछ होता है, कोई प्रोसेस का नाम इससे भी बनता है। और ये तीनों जो प्रोसेसेस होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं हमारे पास इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। इस तरह आप इसको याद रख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग अब बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप जो इसका होता है ग्लाइकोलाइसिस पे। अब ग्लाइकोलाइसिस के कितने स्टेप्स होते हैं, 10 स्टेप्स होते हैं। और इसका हमें पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, स्टार्ट कहाँ से होगी, स्टार्ट होगी हमारे पास ग्लूकोज से। ग्लूकोज से एंड पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट जो हमारे पास बनना है वो होगा पायरुवेट। हमें इसका स्टार्टिंग जो है वो सबस्ट्रेट भी पता है और एंड में इसका प्रोडक्ट भी पता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमारे पास होगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ग्लूकोज हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पे ना हमारे पास क्या स्टेप होगा फर्स्ट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या मतलब है कि ग्लूकोज की जो 6th कार्बन है ना, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, तो इसका जो 6th कार्बन है उसके ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो बन गया। ये कहाँ से आ गया ये फॉस्फेट, हमारे पास जो ATP है ना वो यूज़ होगी यहाँ पे, वो कन्वर्ट हो जाएगी ADP के अंदर। और साथ में ये हमारे पास एक फॉस्फेट, ये एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट था ना, ये एडिनोसिन डाईफॉस्फेट हो गया। ट्राई से डाई हुए तो एक फॉस्फेट इसने रिलीज़ किया, वो जाके हमारे पास ऐड हो गया यहाँ पे ग्लूकोज पे। अब यहाँ पे ना एक जो मॉलिक्यूल है उस पर से फॉस्फेट को हटाया, एक और मॉलिक्यूल एक और कंपाउंड के ऊपर लगा दिया, एक और मॉलिक्यूल के ऊपर। तो यहाँ पे एक एंजाइम यूज़ होता है उसके लिए, और इस एंजाइम का नाम होता है हेक्सोकाइनेज। ये एक ट्रांसफरेज नेचर का एंजाइम है जो कि फंक्शनल ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से उतार के किसी और कंपाउंड पे लगा देता है, एक कंपाउंड से उतार के किसी और कंपाउंड पे लगा देता है, एक मॉलिक्यूल से हटा के किसी और मॉलिक्यूल पे लगा दे फंक्शनल ग्रुप को। तो ये ट्रांसफरेज नेचर का एक एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज। इसने हमारे पास क्या बना दिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये इसका क्या हो गया फर्स्ट स्टेप, 10 स्टेप्स में से फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकेंड स्टेप क्या होगा, यहाँ पे जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, ये हमारे पास चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है फ्रक्टोज और ग्लूकोज जो है ना वो आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। तो ये चेंज हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा कि आइसोमेरिज्म का जो है वो हमारे पास फिनोमेना हो रहा है, तो इसमें एंजाइम हमारे पास यूज़ हो जाएगा आइसोमेरेज। अब जो हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया ना, ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, सिमिलरली जैसे यहाँ पे ना हमारे पास इसमें फॉस्फेट लगा था ग्लूकोज के ऊपर, सिमिलरली ऐसे ही फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के ऊपर ना